अब ये समझ लेते हैं कि देश किसका, क्योंकि इस देश में तो बहुत सारे लोग रहते हैं कि नहीं रहते। हैदराबाद में कुछ लोग रहते हैं जो माँ सीता को, भगवान राम को गाली देते हैं, और माँ भगवती सीता और भगवान राम को गाली देकर इस देश में जिंदा रहते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान तो हमारा है, वो कहते हैं ये देश तो हमारा है। तो फिर सोचो देश किसका, इस पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ के ना, विचार करना पड़ेगा। देश किसका है? बस यही एक छोटी सी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। देखो देश कोई भी राष्ट्र किसका होता है, उसके लिए 6 शर्तें होती हैं। ये 6 शर्त जो पूरी कर ले उसका राष्ट्र होता है। ये ब्रिटेन के लिए भी है, किसी के लिए भी है, ये ईरान के, इराक के लिए, ये सब के लिए, केवल भारत के लिए नहीं। ये जो मैं बता रहा हूं ये 6 शर्तें हैं सारी दुनिया के लिए। राष्ट्र किसका? पहली शर्त सुनो, ये राष्ट्र जो व्यक्ति दावा ठोक रहा है उसकी पितृभूमि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसकी पितृभूमि। दूसरा, ये उसकी मातृभूमि होना चाहिए। उंगलियों पर गिनो, पहला क्या होना चाहिए? पितृभूमि। दूसरा क्या होना चाहिए? मातृभूमि। और तीसरा पैतृक भूमि होना चाहिए। कैसी भूमि होना चाहिए? पैतृक भूमि। चौथा, ये उसकी जन्मभूमि होना चाहिए। पांचवा, ये उसकी कर्म भूमि होना चाहिए। और छठा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये उसकी पुण्य भूमि होना चाहिए। ये 6 शर्तें जो पूरी करता है राष्ट्र उसका होता है। अब ध्यान से सुनना, ये 6 शर्तें समझाऊंगा तुम्हें अभी। छठी शर्त जो है वो पहली 5 शर्तों से थोड़ी सी अलग है। छठी शर्त ये कहती है कि अगर छठी शर्त पूरी नहीं होती है तो पहली 5 शर्तें खारिज हो जाएंगी। ये छठी शर्त के साथ एक और संबंध बनता है। अब पहले समझो मातृभूमि किसे कहते हैं। मातृभूमि का अर्थ होता है माता की भूमि। क्या अर्थ होता है बोलो? और पितृभूमि का अर्थ होता है पिता की भूमि। और पैतृक भूमि का अर्थ होता है माता पिता की भूमि। समझ में आ रहा है? जन्मभूमि का अर्थ होता है जहां मैंने जन्म लिया है वो भूमि। और कर्म भूमि का अर्थ क्या होता है? जिस भूमि के लोगों की मैं सेवा कर रहा हूं, अपनी योग्यता जिसके लिए समर्पित कर रहा हूं, वो भूमि। अब पहले 107 करोड़ की बात करते हैं। माताजी 33 करोड़ की अब करेंगे, पर पहले 107 करोड़ की करते हैं। फिर मोदी जी वाले 33 करोड़ की बात करेंगे। पहले 107 करोड़ लोगों के संबंध में देखते हैं ये हमारी मातृभूमि है या नहीं है, पहले समझते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिमाग पूरा मेरी तरफ रखना। कहीं उधर वो गीत बज रहा है ना, कोई हट जाता हूं पाँच छह ना चढ़ दे जी भर गए, कभी तुम्हारा ध्यान उधर चला जाए, वहां नहीं जाना, ध्यान सारा मेरी ओर रखना और इस बात को समझने का प्रयास करना। ये हमारी माता की भूमि है कि नहीं है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो मकान है वो मकान तुम्हें 2 तरह से मिलता है, या तो पिता से मिलता है या तो माता से मिलता है। अगर लड़की के भाई भाई न हो तो माता पिता का मकान किसे मिल जाता है? लड़की को, चाहे वो शादी होके कहीं और चली गई हो, वो उस लड़की को मिल जाता है। यानी मकान 2 तरह से हमें मिलता है, या तो पिताजी से मिलता है या तो माताजी से मिलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ ना बोलो। अच्छा, इस बात को सरकार मानती है कि नहीं? भाई मेरे पिताजी मर गए तो मेरे पिताजी के मरने के बाद वो मकान किसके नाम डाल देती है सरकार? मेरे नाम। हाँ ना बोलो। सरकार ये मानती है कि पिता की संपत्ति पुत्र और पुत्री की संपत्ति है, माता की संपत्ति पुत्र और पुत्री की संपत्ति है। सरकार ये मानती है कि नहीं मानती? मानती है। अब सुनो, मेरा मकान मुझे किससे मिला? मेरी माँ से। और मेरी माँ को किससे मिला? मेरी नानी से। और मेरी नानी को किससे मिला? उसकी माँ से। और उसकी माँ को उसकी माँ से। और उसकी माँ और उसकी माँ और उसकी माँ और उसकी माँ और उसकी माँ, सृष्टि के आदि काल तक चले जाओ, हम सबकी माँओं की माएं इसी देश में पैदा होती चली आई। इसलिए इस देश की भूमि मेरी माँओं के इस क्रम में आते आते मुझ तक पहुंची है। इसलिए ये मेरी माँ की भूमि है, और मेरी माँ की भूमि होने से मेरी मातृभूमि है। बोलो हाँ के ना? सिद्ध होता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, पिता से मिली है मुझे ये भूमि? हाँ हाँ ना बोलो। और मेरे पिता को
उनके पिता से, और उनके पिता को उनके पिता से, और उनके पिता को, और उनके पिता, और उनके पिता, और उनके पिता, और सृष्टि के आदि काल तक चले जाओ। जो पहला पिता उत्पन्न हुआ था, उस पहले पिता से लेकर आज तक तहसील में ये जमीन पिताओं से पुत्र, पिताओं से पुत्र, पिताओं से पुत्र, इस तरह उतरते उतरते मेरे नाम पहुंची है। इसलिए ये मेरे पिता की भूमि है, और मेरे पिता की भूमि होने से मेरी पितृभूमि है। बोलो मातृभूमि सिद्ध हुई कि नहीं? भाई सिद्ध ना हो तो मत मानना। मातृभूमि सिद्ध हुई ने 107 करोड़ की, और पितृभूमि और माता पिता की भूमि को क्या कहते हैं? पैतृक भूमि। क्या कहते हैं? 3 शर्तें पूरी हो गई। चौथी, जन्म कहां लिया है हम सब ने? इंग्लैंड वाले खड़े हो जाओ, कौन कौन है? सबने यही जन्म लिया है। तो जन्म लेने से हमारी जन्मभूमि है, और योग्यता प्राप्त करके अपनी योग्यता इसी देश को समर्पित कर रहे हैं। इसलिए योग्यता इस देश को देने से ये हमारी कर्म भूमि है। कितनी तरह की भूमि हो गई? फिर एक बार जो दोहरा लेती है। पहली मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि और जन्मभूमि और कर्मभूमि, 5 तरह की भूमि हो गई। अब छठी या आखिरी शर्त है, अगर यह शर्त पूरी न हुई तो पहली 5 शर्तें खारिज हो जाएंगी। पुण्य भूमि किसे कहते हैं? पुण्य भूमि उसे कहते हैं जहां व्यक्ति अपने सांस्कृतिक क्रियाकलापों को अंजाम देता है, जहां वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप करता है, उसे उसकी पुण्य भूमि कहा जाता है। अब ये बताओ, भारत में जो 107 करोड़ हिंदू रहते हैं, ये अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं काशी, हरिद्वार आदि में या अपनी ही पैतृक भूमियों में जाकर करते हैं, या कहीं देश के बाहर जाकर करते हैं? बोलो, यहीं करते हैं। अगर हमारा लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए और इंजीनियर, डॉक्टर बनकर वो अमेरिका चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, तो भी बताओ देवताओं की पूजा करने कहां आता है? अरे बोल पड़ो, भारत आता है। आजकल पंडित जी ने ऑनलाइन सेवा शुरू की है, यहीं से पूजा करवा देते हैं। वो आजकल क्या होता है, वो व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पे पंडित जी कहते हैं इसमें तुम्हारा खर्चा नहीं आएगा आने जाने का, दक्षिणा मेरे फोन पे डाल देना, और भैया मैं तुम्हारी पूजा यहीं से करा दूंगा। लेकिन तब भी अगर अमेरिका में बैठा लड़का यहीं अपनी पूजा करना चाहता है तो पूजा कहां करता है? भारत में। कहां करता है? भारत में। इसलिए ये इन 107 करोड़ लोगों की कैसी भूमि है? पुण्य भूमि है। और सुनो, जिसकी पुण्य भूमि है उसी की मातृभूमि है, जिसकी पुण्य भूमि है उसी की पितृभूमि है, जिसकी पुण्य भूमि है उसी की पैतृक भूमि है, जिसकी पुण्य भूमि है उसकी जन्म भूमि है, जिसकी पुण्य भूमि है उसकी कर्म भूमि है, और जिसकी पुण्य भूमि नहीं उसकी न मातृभूमि, न पितृभूमि, न पैतृक, न जन्म, न कर्म, किसी भी भूमि नहीं है। अब आओ बाकी 33 करोड़ के बारे में बात करते हैं, है माता जी? उनके बारे में कर लेते हैं। उनमें, हाँ ठीक बात है, देश में रहते हैं। अब उनमें 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन है? एक तो हैट वाले लोग हैं? मैंने सुना कि पुलिस ने मना किया बोलने से, नहीं तो मैं बता दूंगा कि मैं ईसाइयों की बात कर रहा हूं। एक तो हैट वाले लोग हैं, दूसरी बिना मूंछ की दाढ़ियां हैं। ये लोग इस देश में 33 करोड़ हैं। अच्छा आओ देखते हैं इनका इस भूमि के संबंध में जो दावा है वो कितना खरा कितना झूठा। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनो, ये मुश्किल से 5 मिनट में मैं इस विषय को समाप्त कर दूंगा, और इसे सुनकर जाना। ध्यान से सुनो, उनका दावा कितना खरा कितना खोटा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये बताओ, इस देश में जो मुसलमान और ईसाई रहते हैं ये कहां से आए हैं? बोलो, ईरान से, इराक से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, या यहीं के लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया है? हाँ ना बोलो ना। बाहर वाले तो इस देश में दशमलव में भी नहीं है। 4 बिरादरी होती है, शेख, मुगल, सैयद और पठान। ये ढूंढे से नहीं मिलेंगे तुम्हें। यहां मिलेंगे तुम्हें जाट, यहां मिलेंगे तुम्हें राजपूत, यहां मिलेंगे तुम्हें त्यागी, यहां मिलेंगे तुम्हें अंसारी, यहां मिलेंगे तेली, यहां मिलेंगे धोबी, यहां मिलेंगे झोजे, यहां मिलेंगे वो बिरादरियां जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुई हैं। इसलिए ये लोग यहीं पैदा हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनकी मां कहां पैदा हुई? इसी जमीन में। और उसकी मां, और सृष्टि का आदिकाल तक इनकी मां यहीं पैदा हुई, इसलिए ये इनकी मातृभूमि सिद्ध होता है। बेईमान नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। जो बात ईमानदारी से सिद्ध हो रही उसे मान रहा हूं। इनके पिता कहां पैदा हुए? ईरान इराक से थोड़े आया वो। पहले मूंछ रखता था, बाद में उस तरह मार दिया। यहीं का
तो इसके पिता यहीं पैदा हुए, इसलिए इसकी पितृभूमि है, और माता पिता की भूमि होने से पैतृक भूमि है। जन्म भी यहीं ले रहे हैं। बोलो, एक एक कमरे में 17-17 यहीं पैदा हो रहे हैं कि नहीं है? तुम्हारी तरह थोड़े, तुम्हारी दशा दूसरी है। तुम तो महान लोग हो। हिंदुओं की कहानी कहते हुए तो बेचारा विभाजन भी टूट कर गिर पड़े। उसे डर लगता, भैया ये हिंदू है, हिंदू से तो सब डरते हैं। मुसलमान यहीं पैदा हो रहे, कितने पैदा हो रहे हैं जानते हो? कितने पैदा हो रहे हैं जानते हो? मैंने पढ़ाई लिखाई की एक विद्यालय से, पढ़ने के बाद मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन करके अध्यापकीय के को जो कोर्स होते हैं वो कोर्स करने के बाद मैं उसी विद्यालय में अध्यापक होकर आ गया जिसमें पढ़कर गया था। तो मैं 12वीं कक्षा में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। जब मैं वहां पढ़ा रहा तो सामने 2 लड़कियां बैठी, मुझे जानी पहचानी परिचित लग रही। मैंने कहा, बेटा क्या मैं तुम्हें जानता हूं? बोले, हाँ आप तो हमें जानते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें कैसे जानता हूं? तो बोले, हमारी बहन आपके साथ पढ़ी है, उसकी बहन मेरे साथ पढ़ी। आश्चर्य सुनो, और यह सच बात थी। उसकी बहन मेरे साथ पढ़ी और उसका भाई मेरी छोटी बहन के साथ पढ़ा, उसकी बड़ी बहन मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ी। और जब हम पढ़ते थे तो 7 कक्षाएं थी, हर कक्षा में उनका एक ना एक भाई बहन था उस समय भी। और मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, मैं नौकरी लग गया, मेरा ब्याह हो गया, मेरे बच्चे हो गए। उधर फैक्ट्री अभी चालू है, फैक्ट्री अभी चालू है। एक ही मां ने 17 बच्चों को जन्म दिया। तो बोलो, जन्म यहीं पा रहे हैं, तो जन्म लेने से उनकी जन्मभूमि, और यहीं जन्म पाकर बोलो कर्म कहां करते हैं? यहीं करते हैं। पंचर कहां जोड़ रहे हैं? यहीं। बंदूकें किसे दिखा रहे हैं? यहीं दिखा रहे हैं, कहीं बाहर जाकर नहीं दिखाते, यहीं बंदूक दिखा रहे हैं। चोरियां कहां कर रहे हैं? यहीं कर रहे हैं। तो कर्म भी यहीं समर्पित कर रहे हैं। निष्ठा देखो कितनी अच्छी है। इसी देश को अपनी निष्ठा समर्पित करते हैं, इसलिए ये उनकी कर्म भूमि भी है। 5 तरह की भूमि सिद्ध हो गई, मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और कर्म भूमि। अब छठी देख लेते हैं। लेकिन छठी शर्त के साथ एक प्रतिबंध है कि अगर छठी शर्त सिद्ध नहीं होती है तो पहली 5 शर्तें खारिज हो जाएंगी। ये बताओ, ये इसी देश को अपनी सांस्कृतिक क्रियाकलाप की भूमि मानते हैं, इसी देश को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, या अपनी देव पूजा करने कहीं बाहर जाते हैं? बोलो, कहां जाते हैं? कहीं बाहर जाते हैं। बोलो, जो हज ये करते हैं, जो यज्ञ से बिगड़ कर बना है। हज शब्द किससे बिगड़ कर बना है? यज्ञ से ही तो बिगड़ कर बना है। ये अपना यज्ञ करने कहां जाते हैं? बाहर दूर देश में जाते हैं। इसलिए ये इस देश को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते। और जिसकी पुण्य भूमि नहीं है, उसकी मातृभूमि नहीं है, उसकी पितृभूमि नहीं है, उसकी पैतृक भूमि नहीं है, और जन्म और कर्म भूमि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बंधु। ऐसे ही दूसरे वाले हैं, हेट वाले, उनकी भी पुण्य भूमि कहां है? यरूशलेम में। वो भी इस देश को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते, इसलिए उनकी भी मातृभूमि, पितृभूमि नहीं है, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और कर्म भूमि नहीं है। और जिनकी ऐसी ऐसी भूमि नहीं है, उनका इस भूमि पर कोई हिस्सा नहीं है। 1 इंच जमीन उनकी नहीं है, 1 बूंद संसाधन उनका नहीं है, उनका इस जमीन पर कोई हक नहीं बनता। मैं बहस करने को तैयार हूं, मैं वकील बनकर कचहरी में बहस करने को तैयार हूं। वो इस जमीन को अपनी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि तहसील दावा ठोकती है कि जमीन उसकी है जिसके माता पिता की है, और माता पिता तब होंगे जब वो इस देश को अपनी पुण्य भूमि मानेगा। बंधुओं, ये मातृहंता है, पितृहंता है। इन्होंने माताओं और पिताओं की हत्याएं की हैं, इन्होंने बालकों को भालों के नेजों पर उछाला है, इन्होंने इस संस्कृति की हत्या की है, इन्होंने वेद की हत्या की है, इन्होंने इस देश की संस्कृति परंपरा के टुकड़े टुकड़े किए हैं। इनका इस जमीन में कोई हिस्सेदारी नहीं बनती। इसीलिए कहता हूं, इस देश पर टोटल पॉपुलेशन कितनी रहती है? 107 करोड़, और इस देश में 33 करोड़ भिखारी रहते हैं। 33 करोड़ भिखारी रहते हैं जो भीख चाहते हैं। भीख दे देते हम, लेकिन हमारी आबादी इतनी हो गई है कि अब अपने ही बच्चों को खिलाने के लिए अनाज कम पड़ रहा है। इसलिए भैया कोई दूसरा द्वार ढूंढो। अब यहां भीख मिलने वाली नहीं है, ज्यादा दिन ये काम चलने वाला नहीं है। जब ये संतति खड़ी हो जाएगी तो इस संतति के खड़े होने पर तुम्हें ये देश निश्चित रूप से या तो तुम्हें अपने दीन और ईमान बदलने पड़ेंगे, या तो इस देश को बदलना पड़ेगा। काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, बस एक आखिरी उदाहरण का उत्तर दे दो मुझे। एक उदाहरण देता हूं, इसमें एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दो। एक आदमी था,
उस आदमी का परिवार था, एक मकान में रहते थे, परिवार छोटा सा था, आदमी था, आदमी के 4 बच्चे थे और एक पत्नी थी। और इसके मकान में 20 कमरे थे। कमरे कितने? 20। आदमी कितने? 6। पति पत्नी और 4 बच्चे, 6, कमरे 20। एक भिखारी आया, लेकिन भिखारी था खतरनाक। भिखारी के बगल में बेल्ट के पास एक बंदूक भी लगी थी। भिखारी आकर कहता है, साहब एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दो, मैं हथियारों का सौदागर हूं, हथियार बनाता हूं और बेचता हूं, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, 4 दिन के लिए भोजन दे दो, एक कमरा मुझे निवास के लिए दे दो, क्या मैं रह सकता हूं? व्यक्ति धनी था, संपन्न था, भरा पूरा परिवार था, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। 4 रोटी देने से इसका घर का कुछ बिगड़ता नहीं था, एक कमरा देने से इसका घर छोटा नहीं पड़ता था। इसने उसे रहने के लिए कमरा दे दिया, 4 दिन रोटी भी दे दी। अब ये आदमी वहीं रहने लगा। धीरे धीरे इस आदमी के जो बच्चे थे वो बड़े होने लगे और मकान मालिक के भी बच्चे बड़े होने लगे। ध्यान से सुनना, मकान मालिक के 4 बच्चे थे, उन 4 बच्चों के भी आगे 4 बच्चे हुए। कितने बच्चे हो गए? 16 नहीं, 4 ये भी तो हैं। कितने हो गए? 20 हो गए। लेकिन 20 भी उसे एक कमरे को छोड़कर एडजस्ट करते रहे। उसके भी बच्चे हुए, उनके भी बच्चे हुए, और इसके बच्चों के बच्चे हुए, उसके भी बच्चों के बच्चे हुए। अब मकान मालिक के इतने बच्चे हो गए कि उन्हें 20 कमरों की जरूरत पड़ने लगी, उन्हें मकान छोटा पड़ने लगा। एक दिन उन्होंने, अब वो तो मर गए, जिन्होंने मकान दिया लिया था वो तो मर गए, वो तो दादा परदादा होकर मर गए। अब बच्चों ने कहा, भैया अब हमें मकान छोटा पड़ता है, कुछ दिन के लिए रहने के लिए तुम्हें मकान दिया था, अब तुम यहां से जाओ, हमें मकान कम पड़ रहा है। वो कहते हैं, वाह जी वाह, हम क्यों चले जाएं, मकान तो हमारा है। तो मकान मालिक के बच्चों ने कहा, अरे तुम्हारा मकान कैसे हो गया, मकान तो हमारा है। बोले तुम्हारा कैसे? तो उन्होंने कहा, मेरा बाप यहीं पैदा हुआ इसलिए मकान मेरा। तो उसने कहा, मेरा भी बाप यहीं पैदा हुआ इसलिए मकान मेरा। उसने कहा, पर मेरा दादा भी यहीं पैदा हुआ इसलिए मकान मेरा। उसने कहा, मेरा दादा भी यहीं पैदा हुआ इसलिए मकान मेरा। ये बताओ, अगर इस मकान मालिक के बच्चे मजबूत हों, सबल हों, कमजोर ना हो, इस ताकत में हों कि अपना मकान ले सके, तो इन्हें मकान में रहने देना चाहिए या निकाल देना चाहिए? बोलो, निकाल देना चाहिए। ईमानदारी यही बनती है, वीरत्व यही है। लेकिन कमजोर लोग क्या करें क्या न करें, ये अलग परिस्थिति बनती है। एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मेरे आखिरी प्रश्न का। एक मकान में 20 कमरे हैं, 20 कमरों में से 19 कमरों में ऐश्वर्य है, लेकिन एक कमरे में लाशें सड़ रही हैं, तो क्या कोई आदमी इस मकान में चैन से सो पाएगा? आओ देखते हैं इस उन्नति के साथ, इन लंबे लंबे हाईवेज और चौड़े चौड़े एक्सप्रेसवेज के साथ, इन शॉपिंग मॉल्स के साथ, इन चमकते हुए गुड़गांव और बेंगलोर के साथ इस देश के भीतर और क्या घट रहा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।